योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जान चुके हैं, और स्पेशली वो मेथड्स किसके थे? लायोफोबिक कोलाइड्स के, राइट? देन very recent lecture we learned about purification, because during the preparation there was addition of electrolytes and some other impurities are also present in the solutions. So how to remove them and get pure colloidal solution, we dealt with that. और आज हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को हम टोटल 5 कैटेगरीज में बांटते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, दिस इज सेकेंड वन। देन दिस इज थर्ड। थर्ड के अंदर है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग मेरे साथ साथ इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल के बाद मेरे पास फोर्थ कैटेगरी है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज द फोर्थ वन। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज electrical properties. So these are 5 major categories. Yes, it is visible properly. Okay, तो ये 5 मेन प्रॉपर्टीज आ गई। ओके, अब इसके भी आगे सब पार्ट्स हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम उन प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हैं जिनको आप सिर्फ देखकर ही बता सको कि इसमें क्या हुआ। सिंपल एग्जांपल, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर किया। आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स नॉर्मल फिल्टर पेपर से क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ग्रेडेड फिल्टर पेपर यूज करते हो, इफ यू गो फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन दीज आर फिल्टर्ड, राइट? तो हम इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम किस किस चीज को कंसीडर करेंगे जिसको आप फिजिकली ही बता सके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक आएगी इसके पास इसकी हेटेरोजीनियस नेचर, राइट? दीज आर हेटेरोजीनियस इन नेचर। एंड सेकेंड इज स्टेबल, राइट? दीज आर स्टेबल। Heterogeneous character, and these are having stable nature. And third is filterability. Filterability, right? तो जो इनके सब पार्ट्स है ना, मैं उनको ऐसे राउंड करने वाली हूं, राइट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की आगे सब कैटेगरी कोई नहीं है, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। नाउ What about मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? इनको हम एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका फ्लो चार्ट तैयार करें। मैकेनिकल मींस मूवमेंट। कौन सा ऐसा काम, पुशिंग, पुलिंग, कि वो जो एक मैकेनिकल मूवमेंट दिखाई दे, उसमें हम किस किस प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे? दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्राउनियन मूवमेंट्स। ब्राउनियन मूवमेंट्स, done. Second is diffusion. Diffusion, और diffusion के बाद sedimentation. ठीक, तो because these are सब parts, तो इनको मैंने राउंड में ले लिया। तो these are the 3 categories of mechanical properties. अब ऑप्टिकली जब हम लाइट को यूज करने वाले हैं, तो एक मेन हमारे पास टिंडल इफेक्ट, ये इनकी प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशंस की।
and second is color. Okay, now electrical properties जो मेन ये लोग शो करते हैं, one is electrophoresis and second is electroosmosis. Electrophoresis and electroosmosis. Yes. फ्लो चार्ट सभी ने अगर मेरे साथ साथ बनाया है तो बहुत अच्छी बात है. मैं साइड हो जाती हूँ. जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करने से पहले आप लोग इनको इसी तरीके से बेटा फ्लो चार्ट बना के रख लेना आप लोगों ने. ठीक है, डन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. ठीक है, अब मैं इन सबको हटाने वाली हूं. बाद में हम वन बाय वन इनको यहां लिखते जाएंगे और कंप्लीट करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को. राइट. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिकल अपीयरेंस और विदाउट कंसिडरिंग एनी केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, हम इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन या चेंज को कंसिडर नहीं करेंगे. तो सबसे पहली बात हेट्रोजीनियस कैरेक्टर. हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इनका पार्टिकल साइज दैट इज इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन. और बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी अचीव्ड, कैन बी स्टडीड. ठीक है, इट कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो टिंडल इफेक्ट वो भी इसी तरीके से, क्योंकि पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि इट कैन स्कैटर द लाइट. राइट. तो हेट्रोजीनियस कैरेक्टर के अंदर हम इसमें यही बताएंगे दैट ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल साइज दे seem to be homogeneous. देखने में होमोजीनियस ही लगते हैं. अगर आपको डेटॉल वाला सॉल्यूशन याद हो तो उसमें क्लाउडीनेस दिख रही है, लेकिन डेटॉल का अकेला अकेला पार्टिकल दैट इज नॉट विजिबल. तो इट अपीयर्स, इट सीम्स टू बी होमोजीनियस, बट हेट्रोजीनियस कैरेक्टर कैन बी seen under electron microscope. Right. Zygmunt, he was the scientist. उसने इस चीज को, इसके हेट्रोजीनियस कैरेक्टर को स्टडी के लिए यूज किया कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हम कोलाइडल पार्टिकल्स लेते हैं, उस पर लाइट गिराते हैं, तो किस साइज का पार्टिकल लाइट को कितना स्कैटर करेगा, वहां से उसके पार्टिकल साइज का वो अंदाजा लगाते थे. मींस कैलकुलेट करते थे कि इसका साइज कितना होगा. तो दिस पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑफ क्वाइट यूजफुल, क्योंकि ये बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन की नेचर के ऊपर बात करती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन तो डिफरेंशिएट ही पार्टिकल साइज के ऊपर होता है, और उसकी नेचर क्या है, इट इज हेट्रोजीनियस दो इट सीम्स टू बी होमोजीनियस. ओके. सेकेंड इज स्टेबल नेचर. अब जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं दे आर स्टेबल. स्टेबल क्यों है? ड्यू टू सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स. अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर वो सेम चार्ज कहां से आता है, और सेम चार्ज होने की वजह से ये आपस में टकराते तो रहते हैं लेकिन फ्यूज नहीं करते. राइट. तो these are stable due to the presence of same charge on particles. They are repelling each other. Right. Filtrability. अब देखिए, अगर हम सिंपल फिल्टर पेपर यूज करेंगे, सिंपल फिल्टर पेपर के साथ दे आर नॉट फिल्ट्रेबल. इनकी फिल्ट्रेबिलिटी सिंपल फिल्टर पेपर के साथ क्या है? जीरो. दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड विद सिंपल फिल्टर पेपर, बट दे कैन बी फिल्टर्ड
by using graded filter paper. ग्रेडेड फिल्टर पेपर का मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो अगर हम ग्रेडेड फिल्टर पेपर यूज करेंगे इट कैन बी फिल्टर. तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपने एक तो इसके हेट्रोजीनियस कैरेक्टर की बात की, आप सिर्फ उसको देख सकते हो, यस इट इज हेट्रोजीनियस. उसमें आपने उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात नहीं की, किसी केमिकल रिएक्शन की बात नहीं की. नेचर इनकी स्टेबल होती है बिकॉज कोलाइडल सॉल्यूशंस बनते ही इस तरीके से हैं. लायोफिलिक तो स्टेबल होते ही होते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक हैं उनको हम स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजर डालते हैं. एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, राइट, दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. तो सेम चार्ज होता है, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं. फिल्टरेबिलिटी, सिंपल फिल्टर पेपर से तो फिल्टर नहीं होगा, आप देख चुके हैं, डायलिसिस के अंदर भी हमने इसकी बात की थी. लेकिन आप इनको ग्रेडेड फिल्टर पेपर यूज करके फिल्टर कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. आपको पता है कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, है ना. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. राइट, चाहे आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ले लो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए. राइट, okay, pi is equal to CRT means WB upon MB RT upon V. याद आ गया सबको, हमने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखी थी. हर किसी में देखिए MB it is inversely proportional to colligative property. मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज. और आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरेटिव इनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है ना. अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर होगी सल्फर 1, लेकिन जब सल्फर 8 इकट्ठी हो जाती है व्हेन इट बिकम्स S8 इट बिकम्स इन द रेंज ऑफ कोलाइडल. दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज कोलाइडल. अब S8 इसमें है 32 ग्राम, इसमें कितना हो गया 32 इंटू 8 256 ग्राम. तो आप देख लीजिए सल्फर के एक पार्टिकल का मास कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आया 256 और इसमें कितना आया 32. ओके, वन मोर थिंग, जो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल है दैट इज वन मॉलिक्यूल, इट इज इक्वल टू S8 और दिस इज नॉट मोल, दिस इज मॉलिक्यूल. और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू सिंपल S. अगर ये टूटेगा तो कितनी सल्फर एटम्स देगा 8, राइट. लेकिन इसमें क्या है 1, 8 जुड़कर 1 बन गई. इधर थी 8 सल्फर और उससे क्या बन गया S8. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इधर ज्यादा थी और इधर क्या हो गई डिक्रीज, राइट. तो मॉलिक्यूलर मास, कोलाइडल पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, ठीक है. तो colloidal particles have large size इनका large होता है, therefore high molecular mass that is lesser value of colligative property. Larger size, high molecular mass, therefore lesser value of colligative property, that is number of particles डिक्रीज. क्योंकि मैक्सिमम इसमें क्या होती है एग्रीगेशन, वो एग्रीगेट कर जाते हैं, एग्रीगेशन और एसोसिएशन. एज देयर इज एग्रीगेशन और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल्स टू गिव कोलाइडल पार्टिकल.
समझ आई बच्चे बात? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज बहुत ही कम आती हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस हैं उसके कंपैरेटिव बड़ा होता है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, और वो दिखती सी बात है क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेशन हो जाती है, एसोसिएशन हो जाती है। तो एक सोप की मिसाली बनाने के लिए मिलियंस ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप सोचिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए ना, एसोसिएट हो गए तो वो 1 मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आने के लिए उनको एग्रीगेट होना पड़ा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बहुत ही कम होती हैं। इनमें से सिर्फ पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज किया जाता है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, जबकि मॉलिक्यूलर मास काफी कम होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हम क्या चीज देखते हैं? सॉल्यूशन और जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, उन दोनों के बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर में फर्क आता है। तो उस वजह से हम इसको यूज करके, और बाकी ज्यादा कंडीशंस भी नहीं लगानी पड़ती, तो ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूजफुल टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, राइट? तो ये थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, राइट? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें बात करनी है ब्राउनियन मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है? एक है इसमें ब्राउनियन मूवमेंट्स, दूसरा है इसमें ब्राउनियन मूवमेंट, देन डिफ्यूजन एंड सेडिमेंटेशन। रॉबर्ट जे ब्राउन, ही वॉज द साइंटिस्ट जिसने ब्राउनियन मूवमेंट्स की डिस्कवरी की। What he observed that in a colloidal solution, ये रहा डिस्पर्शन मीडियम, और ये जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल साइज के, दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर, ये आपस में भी टकराते हैं, ये डिस्पर्शन मीडियम के साथ भी टकराते हैं, और कंटेनर की वॉल पे भी टकराते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कभी इधर जाएगा, राइट, फिर इधर गया, इधर गया, इधर, 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 किधर भी इसको भेज दो। तो ये जो zigzag motion shown by colloidal particles in a colloidal solution is known as Brownian movements। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि किसी रूम के अंदर हल्की सी लाइट आ रही है और आप थोड़ी सी डस्ट झाड़ दीजिए, ठीक है? आप थोड़ी सी डस्ट झाड़ दीजिए, तो उससे क्या होगा, आप देखना उसके पार्टिकल्स ऐसे जिगजैग मोशन दिखाते हैं। ये जिगजैग क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कोलाइडल्स आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर, ये कभी भी बॉटम के ऊपर सेटल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सब मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है सेम चार्ज। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो दोनों टकराएंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। अगर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो पता क्या होना था? एक इधर से आना था, एक इधर से आना था, दोनों जुड़ने थे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाना था। कई बार हम बबल्स बनाते हैं ना, ऐसे एक छोटा बबल एक बड़ा, दोनों मिलते हैं तो बड़ा बबल बन जाता है, उसी तरीके से। लेकिन अगर इनके ऊपर चार्ज है, दे विल रिपेल ईच अदर, राइट? एंड दिस इज द रीजन दैट दे आर स्टेबल, नीचे नहीं बैठते हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन, ये कभी भी चुप नहीं बैठते, ये नीचे नहीं बैठते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट्स। इस मोशन में ये जो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट, एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। सस्पेंशन नहीं दिखाती हैं, लेकिन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। और मैकेनिकल है ना, दे आर मूविंग, दे आर स्ट्राइकिंग विद वन अनदर। ओके, नेक्स्ट डिफ्यूजन। ओके, अब जरा उस जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया था डेटॉल का, अगर आपको याद हो, मैंने आपको दिखाया था, जब हमने फर्स्ट ड्रॉप डाली इसके अंदर तो वो धीरे धीरे ऐसे इतना सा क्लाउड बना, फिर एक और ड्रॉप हमने ऐड की,
तो ये क्लाउड थोड़ा सा और फैल गया, फिर हमने थोड़ा सा और डाला तो ये क्लाउड धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और विदाउट स्टिरिंग ये पूरे के पूरे जो भी डेटॉल के पार्टिकल्स थे पूरे गिलास के अंदर डिस्पर्स हो गए। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यहां पे ज्यादा था ना, फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। आप रूम के अंदर अगरबत्ती या धूप लगाते हो, कॉर्नर में लगा दीजिए, पूरे कमरे में खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ दैट फ्रेग्रेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि वहां जहां पे लगाया है उसको वहां उसकी खुशबू ज्यादा आ रही है, पूरे रूम के अंदर वो डिस्पर्स हो जाएगी। आप लोग परफ्यूम यूज करते हो, डिओड्रेंट यूज करते हो, राइट, और जैसे ही आप मूव करते हैं आपकी फ्रेग्रेंस सारे रूम में आ जाती है, ठीक है ना। तो दैट इज डिफ्यूजन। वो जो फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल्स हैं विद द हेल्प ऑफ एयर दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहां पे अगर मैं किसी सॉलिड की बात करूं, आप 1 चम्मच चीनी डाल दी आपने यहां पे, ठीक है, आपको पता है चीनी ऐसी होती है, क्यूबिक होती है। आप करके देख लीजिए, रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी आप गिलास में डाल दो, सुबह देखना वो खुद ही घुल जाएगी, आपको स्टीरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही घुल जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स पूरे पानी के अंदर फैलते जाएंगे। अब यहां पे शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और इस एरिया में शुगर की कंसंट्रेशन इज लो, यहां तो है ही नहीं। तो धीरे धीरे फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, तो particles of dispersed phase or solute they move from the area of high concentration to the area of low concentration, this is called diffusion। और आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स ये डिफ्यूजन दिखाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, क्योंकि जब भी हम इसका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करेंगे इसके पार्टिकल्स खुद ब खुद पूरे जो भी डिस्पर्शन मीडियम होगा उसके अंदर वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये थी डिफ्यूजन। और जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, लार्जर इज द साइज लेसर विल बी डिफ्यूजन, ठीक है। चल के जाना है ना वहां तक, तो जो जितना मोटा होगा वो धीरे चलेगा। लार्जर इज द साइज लेसर विल बी डिफ्यूजन, स्मॉलर इज द साइज मोर विल बी डिफ्यूजन, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज का भी रेंज हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो किसी भी साइज का हो सकता है। नाउ सेडिमेंटेशन, देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स कभी भी सेटल नहीं करते, मींस इनकी सेडिमेंटेशन अपने आप तो होगी नहीं, दे विल नॉट सेटल डाउन। सेडिमेंटेशन का मतलब जैसे आपके घरों में पानी की टैंकी में मिट्टी सेटल हो जाती है ना नीचे, दैट इज सेडिमेंटेशन। कि ग्रेविटी के सेडिमेंटेशन मींस सेटलिंग ड्यू टू ग्रेविटी, और colloidal solutions never, colloidal sols don't settle due to gravity। ये ग्रेविटी की वजह से सेटल नहीं होते, क्यों? स्टेबल होते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग चार्ज एंड सिमिलर चार्ज। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर धकेलते हैं, तो सेडिमेंट नहीं होंगे। लेकिन हम इनको सेटल कर सकते हैं, कैसे? यस, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, बाय द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन आप इनको सेडिमेंट कर सकते हो। आप सेंट्रीफ्यूगेट और कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगा, बट आप बाहर से इंटरफेयर करेंगे तो ये सेडिमेंटेशन भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, ये थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर
टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के ऊपर मैंने फुल फ्लेज एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आई वोंट वेस्ट माई टाइम राइट नाउ। तो इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो वो जो स्कैटरिंग है दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय टिंडल एंड नेम्ड आफ्टर हिज नेम टिंडल इफेक्ट। हमने उसको ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया है। ओके अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसको। एंड सेकंड कलर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर हम गोल्ड सोल की बात करें तो हमारे पास उसके 4 कलर आते हैं। मैं 4 बीकर्स ले लिए, ठीक है। इस बीकर के अंदर कलर है रेड, इस बीकर के अंदर कलर है पर्पल, इसके अंदर कलर है ब्लू एंड इसके अंदर कलर है गोल्डन। राइट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये हमें कोई भी कलर कब दिखाई देता है? जब लाइट उसके ऊपर टकराएगी तभी दिखाई देगा ना। वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक जाएगी, आप तभी उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अंधेरे में कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो देखिए, जब गोल्ड की सोल के पार्टिकल्स इतने इतने हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं ना? यस, आपको ये डॉट्स दिखाई दे रही है। इट इज ऑफ रेड कलर, सोल बन गई, ब्रीडिंग आर्क मेथड लगाया, सोल बन गई, रेड कलर की है। ओके, अगर इनका पार्टिकल साइज इतना हो गया, इसके साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसका कलर हो जाता है पर्पल। वेल, साइज थोड़ा और बड़ा हो गया तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। ओके, इससे भी ज्यादा साइज बड़ा हो गया तो उसका कलर हो जाता है गोल्डन। और ये सारे के सारे किसके हैं? गोल्ड सोल की स्टेजेस हैं। गोल्ड के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं तो रेड कलर दिखाएगा, थोड़े से बड़े हैं तो पर्पल दिखाएगा, और इससे भी बड़े हैं तो ब्लू हो जाएगा, और सबसे जो एक्सट्रीम कलर है दैट इज गोल्डन, विच इज शोन बाय गोल्ड, दैट इज गोल्डन कलर। और गोल्डन कलर के अंदर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, बिगेस्ट साइज। ओके, अब इन चारों में से मेरे को जरा सोच के बताइए, सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा? कौन इनमें से ज्यादा डिफ्यूजन दिखाएगा, सॉल्यूशन के अंदर तेजी से मिक्स हो जाएगा? यस, बिल्कुल ठीक। जिन लोगों ने इसको बोला है उनके लिए 1 चॉकलेट, राइट, और जिन्होंने इसको बोला है उनको चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो जिसका साइज स्मॉल उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, ठीक है। अब पार्टिकल साइज, क्योंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, लाइट इसमें से पास करेगी तभी तो कलर दिखाई दे रहा है ना, राइट। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक आएगी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड, राइट। यहां से लाइट गई, रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक पहुंची, ठीक, तो दैट इज रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्लेक्टेड। और अगर यहां से क्रॉस होके हमें यहां देखने को मिल रहा है तो दिस इज ट्रांसमिटेड, ये तो पता है ना सबको। सोल्यूशन के आगे रिसीव करेंगे तो दैट इज ट्रांसमिटेड लाइट, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज तक आ रही है, ऐसे लाइट जा रही है और आप उसको यहां से देख रहे हो तो दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट ही दिखाई दे रही है, रेड, पर्पल, ब्लू और गोल्डन। तो इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, लाइट की वजह से आपको एक ही सोल के 4 कलर दिखाई दे रहे हैं विच डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो ये थी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। Now we are left with only one type of property, property number 5, and that is electrical properties. Okay. Electrical properties. इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में बात करूं, मुझे आपसे ये डिस्कस करना है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आया कहां से। इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मींस, इलेक्ट्रिकल मींस चार्ज, तो वो चार्ज कहां से आया,
ठीक है, थोड़ा सा ही बताऊंगी, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल सोल्स। कोलाइडल सोल्स के ऊपर चार्ज का ओरिजिन कहां से आया? ओके, तो एक थ्योरी कहती है ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन मींस सोल के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराए, फ्रिक्शन हुई, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, एक तो ये हो सकता है, या फिर ये सोल के पार्टिकल्स, ये रहा मीडियम का पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल के साथ टकराए और चार्ज एक्सचेंज हुए, मीडियम नेगेटिव तो सोल पॉजिटिव, सोल नेगेटिव तो मीडियम पॉजिटिव। लेकिन ये थ्योरी हर कोलाइडल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ओनली फ्यू केसेस आर देयर कि इनके ऊपर चार्ज क्यों आता है, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन वाज नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो सेकंड फिर आ गया दैट ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। अब एसोसिएशन कैसे होती है? मैं सोप का ही एग्जांपल लूंगी, हेड्स बाहर को, टेल्स अंदर को, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? मिसैली। अब ये सोप का एक पार्टिकल है, हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं इन चीजों को। ये सोप का एक पार्टिकल है, टेल और हेड, और ये इस तरीके से मिलके इन्होंने बना दिया वन मॉलिक्यूल। सोप जब हम कम क्वांटिटी में लेते हैं इट इज ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन जब ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, एसोसिएशन हो जाती है, देन इट बिकम्स कोलाइडल पार्टिकल। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन ये सिर्फ सोप्स और डिटर्जेंट्स में ही देखने को मिलेगी। जो बाकी की कोलाइडल सोल्स हैं, आर्सेनिक सल्फाइड, फेरिक क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, उनमें तो नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब ये दोनों ही थ्योरीज दे वर नॉट एक्सेप्टेड। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन को भी छोड़ दिया गया और कोलाइडल पार्टिकल्स की एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो दैट वाज आल्सो डिस्कार्डेड। नाउ थर्ड जो हमारे पास थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन मींस अगर मुझे तैयार करनी है फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल, मुझे ये सोल तैयार करनी है, तो मुझे इसके अंदर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा जो या तो उसके पास OH आयन होना चाहिए या आयरन। तो अगर मैंने इसमें ऐड किया FeCl3 तो कॉमन इज Fe3 पॉजिटिव, हमने इसको बड़ा डिटेल में किया है पीछे। तो Fe3 पॉजिटिव इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गया, FeOH थ्राइस ऑब्लिक Fe3 पॉजिटिव, तो ये बन गई पॉजिटिव फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। क्लियर? सिमिलरली सिल्वर आयोडाइड, मैंने इसके अंदर ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है ये प्रेसिपिटेट है, इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन किसकी होगी? एग्जैक्टली आयोडाइड की, क्योंकि दोनों या तो सिल्वर होना चाहिए या आयोडाइड होना चाहिए। तो ये बन जाएगा AgI ऑब्लिक I नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव सोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। बट if I add silver nitrate then silver will be common, so we will get AgI oblique Ag positive, it will be a positive soul। अब जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इसका केटाइन यूज हो गया तो एनाइन खाली बचे 3Cl नेगेटिव, इसका आयोडाइड यूज हो गया तो K पॉजिटिव, क्योंकि इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये सामने रहेगा। इधर सिल्वर यूज हो गया तो NO3 नेगेटिव। आया कुछ याद? दिस इज
डबल लेयर सिस्टम, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर सिस्टम। और ये जो फर्स्ट लेयर है इट इज फिक्स्ड, दिस इज सेकेंड लेयर मूवेबल, मूवेबल सेकेंड लेयर। तो ये लेयर मूव कर सकती है, ये लेयर मूव नहीं कर सकती, क्योंकि इसी का मतलब तो कोलाइडल सोल्यूशन है। एड्सॉर्प्शन के बाद ही तो कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, और एड्सॉर्ब हो जाता है, प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो जाती है, सेम चार्जेस की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं और पूरे सोल्यूशन में फैल जाते हैं, राइट। वो पेप्टाइजेशन में हम कर चुके हैं, हमने यहां पे बात सिर्फ करनी थी चार्ज कहां से आया, एंड दैट इज ड्यू टू सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों चार्ज रहता है, ये थ्योरी उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। क्लियर? तो इट वाज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नाउ अब अच्छा, इन दोनों के बीच में, ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं? यस, जीटा पोटेंशियल, राइट, उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम जिसकी बात करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए ये प्रोसेस जो है, इससे हम सोल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है हम उसका पता लगाते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, ये मेरे पास एक बीकर, ठीक है, बीकर ले लें, या जैसे आपकी बुक्स के अंदर उन्होंने ऐसे यू शेप्ड ट्यूब्स ली हैं, ठीक है, दिस इज अ यू शेप्ड ट्यूब, इधर एक इलेक्ट्रोड लगा है, इधर एक इलेक्ट्रोड लगा है, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसमें हमने ले ली कोलाइडल सॉल्यूशन, चाहे आप बीकर में कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसको बनाइए, मैं बीकर भी बना के दिखा देती हूं आपको। तो बीकर में भी एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड इधर, और ये लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको जो इजी लगे आप वो स्ट्रक्चर बनाइए। तो जैसे ही ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये सर्किट कंप्लीट किया, अब आप अच्छे से जानते हैं इसके अंदर है कोलाइडल पार्टिकल्स। मान लीजिए मैंने ली है आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 ऑब्लिक सल्फाइड, ठीक है। इसको हम अगर सिंपल भी ऐसे लिखते हैं ना, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, इट इज अ नेगेटिव सोल। तो ये पार्टिकल किधर को जाएंगे, खुद नेगेटिव है ना, दे विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और यहां आके इसके ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इसके ऊपर आके सेटल हो जाएंगे, सारे के सारे इधर को मूव करने शुरू कर देंगे। यहां मैंने ले ली फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, और आपको पता है इट इज पॉजिटिव सोल, इट इज पॉजिटिव इन नेचर। तो अब यहां पे फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल के पार्टिकल्स हैं, बोलो भाई किधर जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दे विल मेक अ मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहां जाके ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे ये इकट्ठे हो जाएंगे, दे विल गेट कोगुलेटेड देयर, वहां पे जाके जम जाएंगे, और इसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा, सॉल्वेंट। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, मींस मूवमेंट ऑफ colloidal particles under the influence of electricity, right? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो व्हाट हैपन्स, ऑपोजिट चार्ज की तरफ को वो मूवमेंट शो करेंगे। तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर जो सोल थी वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट? ओके, अब ये तो थी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस देयर इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये भी एक प्रॉपर्टी है। आपको पता है ऑस्मोसिस के अंदर कौन मूव करता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? यस, movement of solvent particles, one more condition, through a semi permeable membrane,
राइट। अगर मैं सिर्फ ऑस्मोसिस की बात करूं तो इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, movement of particles of dispersion medium under the influence of electric charge through a semi-permeable मेम्ब्रेन। देखिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाली, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम पहले समझते हैं। हमारे पास हैं 3 चैम्बर, वी आर हैविंग 3 चैम्बर्स, ठीक है। ये रहा सेंटर वाला चैम्बर, और सेंटर वाले चैम्बर को हमने लगाई है, this is semi-permeable membrane, ठीक है। this is semi-permeable membrane, और इस कंपार्टमेंट को हमने नाम दिया A, इसको दे देते हैं B और इसको दे देते हैं C, ठीक है। इन कंपार्टमेंट्स को अलग कर रही है सिर्फ ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो अगर उसको नहीं लेना है, इसको सी ले लेते हैं, ए बी सी। अब यहां पे हमने ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन, ये रहे इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स। आपको पता है ऑस्मोसिस ही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही हम ले रहे हैं, और इधर क्या है, सिंपल वाटर सॉल्वेंट, ठीक है। ठीक, इन कंपार्टमेंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे, यहां पे वाटर का लेवल देखेंगे, ठीक है। चलो इसको आप नाम ही बनाएं और सिंपल बनाते हैं इसको। ये इसको हमने कनेक्ट किया है चैम्बर्स को, राइट। इन द बिगनिंग, शुरू में ये वाटर लेवल दोनों में सेम है, थोड़ी आर्म्स में ऊपर कर देते, ये वाटर लेवल दोनों में सेम है, राइट। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। मेन जो हमारा काम है दैट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। जहां सॉल्वेंट है, इसको मैं थोड़ा और आगे कर देती हूं, सॉल्वेंट के अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, राइट। नाउ दीज इलेक्ट्रोड्स आर हैविंग चार्ज। मान लो ये है पॉजिटिव और ये वाला इलेक्ट्रोड है नेगेटिव, राइट। ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये है नेगेटिव। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहां पे 2 केसेस आपसे डिस्कस करने हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। इधर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड के ऊपर और उधर नेगेटिव। अगर ये कोलाइडल सोल, केस 1, कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सोल पार्टिकल्स आर नेगेटिव, अगर कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स हैं नेगेटिव, तो जो डिस्पर्शन मीडियम है विल बी पॉजिटिव।
समझ आई बात? अगर इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो ये जो सॉल्वेंट है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, अब इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, केस 1 की मैं बात कर रही हूं। तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स किसकी तरफ जाएंगे? नेचुरली इधर को खींचेंगे, जबकि इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी अकम्युलेशन इस साइड को होगी। आप समझ रहे हो बात? ये सारे के सारे पार्टिकल्स इधर को दौड़ेंगे, जबकि आगे फिर उसको बैरियर मिलेगा, एंट्री नहीं है भाई। ये सारे के सारे इधर को जा रहे हैं, किसके लिए? जब ये नेगेटिव सोल है, नेगेटिव सोल पार्टिकल्स, तो ये इधर को जा रहे हैं। तो डिस्पर्शन मीडियम क्या है? पॉजिटिव। वो कहां जाएगा? इस तरफ को। डिस्पर्शन मीडियम क्या है? सॉल्वेंट है ना, इधर को जाएगा। तो क्या होगा? इसके अंदर लेवल पहले दोनों बराबर थे ना, अब ये लेवल जो है वाटर का वो राइज कर गया, इधर डाउन चला जाएगा और इधर वाटर लेवल राइज कर जाएगा, राइट? कोलाइडल सोल पार्टिकल्स आर नेगेटिव, तो डिस्पर्शन मीडियम विल बी पॉजिटिव. That is, soul particles move towards positive electrode and solvent molecules या molecules of dispersion medium will move to negative electrode. That is, negative electrode कौन सा है? चैम्बर C. That is chamber C. Therefore, water level rises in C and falls in B. तो this is the property of electroosmosis. सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. सोल पार्टिकल था नेगेटिव, तो उसका जो मीडियम है वो क्या हो गया? पॉजिटिव. अब पॉजिटिव मीडियम, ये पूरे में सॉल्वेंट तो आर पार जा सकता है, ये सारे का सारा पानी इधर को जाना शुरू हुआ तो लेवल क्या कर जाएगा? राइज. ठीक है, उल्टा करते हैं. अब हमारे पास सोल पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव, तो इन सभी की डायरेक्शन चेंज होने वाली है. ये सारे का सारा सॉल्वेंट सब में एक जैसा. अब इनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो किधर को जाएंगे? नेगेटिव वाली साइड को. ये सारे के सारे ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे इसके नजदीक आके. पहले पूरे में फैले हुए थे ना, अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज ये सारे के सारे यहां पे आके इकट्ठे हो गए, किधर को आगे. तो मीडियम क्या हो गया? ये पॉजिटिव है, तो मीडियम क्या हो गया? नेगेटिव. ठीक है, तो मीडियम के पार्टिकल सारे के सारे इधर को आने शुरू हो गए. वाटर फ्लोज फ्रॉम सी टू बी साइड. ठीक, तो अब इसका वाटर लेवल डाउन चला जाएगा और इसका वाटर लेवल अप आ जाएगा. समझ आई बात? अब केस बी हमारे पास क्या है? केस सेकंड क्या है? कोलाइडल सोल पार्टिकल्स आर पॉजिटिव, तो डिस्पर्शन मीडियम के क्या होंगे? नेगेटिव. तो सोल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड and molecules of dispersion medium will move towards positive electrode. That is, from chamber C to B. That is, from chamber C to B. तो फिर water level rises in B and falls in C. कोलाइडल सोल के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो अपने से ऑपोजिट वाले इलेक्ट्रोड की तरफ इकट्ठा हो जाएगा. तो कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स का चार्ज का ऑपोजिट होगा डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स का चार्ज. ठीक है, तो उसके मीडियम के मॉलिक्यूल्स अपने ऑपोजिट वाली साइड को जाएंगे, तो जिधर को वो मूव करेंगे उधर वाटर लेवल अप हो जाएगा, जिधर को सोल पार्टिकल्स जाएंगे उधर का वाटर लेवल डाउन आ जाएगा. ठीक है, तो एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम ये देखते हैं दैट वाटर लेवल फॉल्स. वाटर लेवल फॉल किधर करता है? जिधर को कोलाइडल पार्टिकल्स जाते हैं. फॉल्स
in the direction of movement of colloidal particles and water level rises in the direction opposite to the flow of colloidal particles. राइट तो एक सिंपल सी जनरलाइजेशन, जिधर को कोलाइडल पार्टिकल्स जाते हैं वाटर उससे ऑपोजिट जाएगा, तो क्वाइट नेचुरल उधर से लेवल डाउन आएगा और उसके ऑपोजिट वाली साइड को वाटर का लेवल अप हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे मूवमेंट ऑफ dispersion medium is opposite to movement of colloidal particles। तो ये थी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। और जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे नया टॉपिक डिस्कस करें, टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ।